प्रश्नावली 2.1 उदाहरण, किसी संख्या को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखना या व्यक्त करना। ठीक है, कह रहा है कि यदि कोई संख्या दी हुई संख्या है तो उसका आप अभाज्य गुणनखंड कीजिए, फिर उसको गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले ठीक है दी हुई संख्या का अभाज्य गुणनखंड करते हैं रफ क्रिया में, यानी रफ कार्य में। दी हुई संख्या 32,760 ही है। ठीक, तो यह एक सम संख्या है, तो सबसे पहले 2 से विभाजित होगा, यानी 2 से काटेंगे। ध्यान दें किस प्रकार काटते हैं। 2 का पहाड़ा 3 से ज्यादा न हो, तो 2 एक कम 2, यानी एक बार आप पढ़ रहे हैं, पढ़ने पर आ रहा है 2, 2 को 3 से निकाल दें तो बचेगा 1, 1 यहाँ बच गया और 2 यहाँ है, तो मिलाकर 12 हो गया। ठीक, तो 2 छके 12, फिर 7 में तो 2 तिया 6, 3 बार भाग जाएगा, 2 तिया तो 3 यहाँ लिखेंगे, 2 तिया पढ़ने पर आया है 6, तो 7 में से 6 निकाल देना है, बचेगा 1, 1 और 6 मिलाकर होगा 16। ठीक, तो 2 अठे 16, फिर 0 उतार देते हैं, फिर यह एक सम संख्या प्राप्त होती है, अर्थात हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 अठे 16, 8 बार में एक छोटा है इसलिए 2 अंक एक साथ पढ़े हैं, 2 अठे 16, फिर 3 में 2 एक कम 2, फिर 1 बचा, मतलब 2 माइनस करने पर, तो 1 और 8 18, यानी 2 9 18, फिर 0 उतार देते हैं, फिर उसके बाद 0 लास्ट में है, यानी 2 से कटेगा, तो 2 चौको 8, फिर 1 में भाग नहीं जाएगा, 0 बढ़ाएंगे। ठीक, क्योंकि 1 जो है 2 से छोटा है, यानी अगली 0 बढ़ा देंगे तो अगला अंक लेकर पढ़ेंगे, यानी हो जाएगा 19, यानी 2 9 18, फिर 2 9 18 हो गया, उसके बाद 1 बचा 10, यानी 2 पचे 10। अब देखते हैं ये संख्या 3 से डिवाइड होती है कि नहीं। तो 3 से विभाजित होने का नियम यह होता है कि यह जो संख्या के अंक हैं इनका योग, यानी इनको जोड़ेंगे तो 3 के पहाड़े में आएगा, यानी 3 से विभाजित होगा। तो 4 9 13, 13 5 18, 18 जो है 3 से कट जाएगा, यानी विभाजित हो जाएगा, तो यह संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। तो 3 से काटते हैं, तो 3 एक कम 3, ठीक, 1 बचा, 3 एक कम 3, 3 माइनस करने 4 में से 1 बचा, 1 0 मिला के 10, यानी 3 3 9, फिर जो है 10 में से 9 गया तो 1 बचा, तो हो जाएगा 19, यानी 3 छके 18, फिर 1 बचा, 19 था तो 18 निकला तो 15 हो जाएगा, तो 3 पचे 15। देखते हैं 3 से डिवाइड होगा कि नहीं। 1 3 4 6 10 5 15, 3 के पहाड़े में आएगा, यानी 3 से डिवाइड होगा, तो 3 चौको 12। ठीक, फिर उसके बाद जो है 3 चौको 12 निकल गया, तो 1 बचेगा, यानी 16 हो जाएगा, तो 3 पचे 15, फिर जो है 1 बचेगा, 15 निकलेगा 16 में से, 1 बचेगा, तो हो जाएगा यहाँ पर 1 और 5 मिला के 15, तो 3 पचे 15, फिर 5 4 9 और 5 14, 14 3 से विभाजित नहीं होगी, यानी इसमें इकाई का अंक 5 है, तो हम 5 से विभाजित करेंगे, तो 5 9 45, 9 बार में, फिर 5 एक कम 5, इकाई का अंक 5 आना बंद, यानी अब 7 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, ध्यान देंगे, तो 7 से डिवाइड करने पर 7 से कटेगा कि नहीं, तो होता है 13 सत्ती 91, यानी 7 से कट जाएगा। ठीक है, 7 इकन्ने 7, 9 में से 7 माइनस करेंगे, 2 बचेगा, 2 और 1 मिला के 21 होगा, यानी 7 त्रिकी 21, लास्ट में है 13, 13 विभाजित होगा क्योंकि ये खुद अभाज्य संख्या है, तो 13 एक कम 13। ठीक है, इस प्रकार इसका अभाज्य गुणनखंड हो चुका। ठीक, तो इसको लिखते हैं, इसको गुणनखंड के रूप में सबसे पहले लिखते हैं, दिया हुआ है 32,760 बराबर हो जाएगा, 2 की संख्या 3 है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर 3 की संख्या 2 है, तो लिखेंगे 3 गुणे 3, फिर 5 1 है,
फिर 7 भी 1 है, फिर 13 भी 1 बार आया है। यह अभाज्य गुणनखंड के रूप में संख्या को लिख चुके हैं, ठीक है। अब इसको हमें गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड के रूप में ही नहीं लिखना है, इन अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में भी लिखना है, ठीक है। तो लिखेंगे, इसलिए तो बराबर का सिंबल एक बार फिर से लगाएंगे, ठीक है। अब ध्यान दें, गुणनफल के रूप में मतलब जो भी समान संख्या है उसके घात के रूप में व्यक्त करते हैं, ठीक है। मतलब घात चढ़ा कर लिखते हैं। तो 2 3 बार आया है, अर्थात 3 पावर है गुणनफल पे, ठीक। तो यानी 2 की घात हो जाएगा 3, फिर गुणे 3 2 बार आया हुआ है, 3 की घात भी 2 है, ठीक है। तो लिखेंगे 3 पर घात 2 गुणे 5 पर 1 घात छिपा रहेगा, गुणे 7 गुणे 13। यह अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त हो गया, आंसर हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार अगला उदाहरण देखते हैं, दूसरा वाला दिया हुआ है 10,626। इसका भी अभाज्य गुणनखंड हम करते हैं रफ क्रिया में। 10,626 10,626 सम संख्या है तो 2 से विभाजित होगा। तो 2 पचे 10, फिर 2 तिया 6, 2 एकम 2, फिर 2 तिया 6, ठीक है। अब जो ये एक सम संख्या नहीं है तो देखेंगे 3 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो 5 3 8 1 9 3 12, 12 3 के पहाड़े में आएगा, यानी 12 3 से विभाजित होगा। तो 3 से इसे विभाजित करेंगे। 3 एकम 3, 3 5 में से माइनस हुआ तो 2 बचेगा, 2 3 23, ठीक। यानी 3 का पहाड़ा 23 से अधिक 9। तो 3 सते 21, 23 में से 21 जाएगा, फिर 2 बचा 21 हो जाएगा। 3 सते 21, फिर 3 एकम 3, 7 7 14 2 16, यानी 3 से डिवाइड नहीं होगा। देखते हैं 7 से डिवाइड होगा कि नहीं, जांच करते हैं। तो 7 दूना 14, 3 बचा, फिर 37 हो गया, 7 बचे 35, 2 बचा 21, 7 से यानी डिवाइड हो रहा है संख्या, 7 से काटेंगे। तो 7 का पहाड़ा 17 से ज़्यादा ना हो, तो 7 दूना 14, 14 17 में से निकलेगा 3 बचेगा, 3 और 7 मिला के 37 होगा, ठीक। तो 7 का पहाड़ा 37 से ज़्यादा ना हो, तो 7 पचे 35, 5 बार में 35 आएगा, 37 से 35 निकलेगा, 2 बचेगा, 2 1 मिला के 21, यानी 7 त्रिकी 21, ठीक है। यह संख्या 7 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो 7 त्रिकी 21, 4 बचा 43, 7 से डिवाइड नहीं होगा, यानी यह संख्या 11 से डिवाइड होगा, क्योंकि इसका विषम अंक और सम अंक का अंतर जो है 0 है। जैसे लास्ट अंक वाले 3 2 5 होगा, जोड़ने पर ये भी 5, 5 में से 5 जाएगा 0, ठीक है। अगर अंतर जो है 11 से विभाजित होता है इस प्रकार, तो 11 से संख्या विभाजित होती है। 11 से 11 दूना 22, 25 में से 22 निकला, 3 बचेगा, 3 3 33, यानी 11 तिया 33। संख्या 23 अभाज्य है, तो 23 से विभाजित होगा, तो 23 एकम 23। इस प्रकार इसके गुणनखंड मिले 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 23, ठीक है। इस प्रकार लिखेंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। तो अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना था, ठीक है। हम देख रहे हैं जितनी भी संख्याएं अभाज्य गुणनखंड के रूप में आई हुई हैं, ठीक है, वह उनकी संख्या केवल मात्र 1 1 है, ठीक है। यानी इनका पावर जो है, घात जो है 1 1 है, ठीक। यानी यह पहले से ही अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में है, ठीक है। तो यहीं पर आंसर लिख देंगे, ठीक। अगला सवाल देखते हैं। अब जो है 8232 को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। सबसे पहले 8232 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। दी हुई संख्या है 8232, यह एक सम संख्या है, यानी 2 से विभाजित सबसे पहले करेंगे। तो 2 चौको 8, 2 एकम 2, 3 में
2 एक कम 2, 1 बचा, मतलब 3 में से 2 जाएगा, तो 1 और 2 12, यानी 2 छक्के 12। फिर सम संख्या प्राप्त हुई, 2 से विभाजित होगा, 2 दूना 4, 1 में भाग नहीं जाएगा तो छोटा है, 0 बढ़ाएंगे तो यह भी एक साथ लेके पढ़ेंगे तो 11 हो जाएगा। तो 2 पचे 10, ठीक, ये 11 में से 10 जाएगा, 1 बचेगा, 1 6 16, यानी 2 अठे 16। फिर सम संख्या आ गया, 2 से डिवाइड करना है, 2 एक कम 2, 0 उतर जाएगा, 2 सुनाई 0, 2 दूना 4, 4 माइनस हुआ, 1 बचा 18, तो 2 नवा 18। देखते हैं अब सम संख्या नहीं है, आना बंद हो गया, तो 3 से विभाजित होगा कि नहीं होगा, तो इसके अंकों को जोड़ लेते हैं, 1 2 3, 3 9 12, 12 3 से विभाजित हो रहा है, 3 के पहाड़े में भी आ रहा है, अर्थात यह 3 से विभाजित हो जाएगा। तो 3 त्रिकी 9, 10 है, एक बचा, 1 और 2 मिला के 12 हो जाएगा, तो 3 चौको 12, फिर जो हो जाएगा 3 त्रिकी 9, 3 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो 4 3 7 3 10, 10 3 के पहाड़े में नहीं आता है, 9 3 से विभाजित होगा, यानी जो है अब अगली संख्या से, यानी 5 से यदि विभाजित होता तो इकाई का अंक 5 होता, अब 7 से ट्राई करेंगे, तो 34 है, तो 7 चौको 28, ठीक, 28 निकालना, 6 बचेगा, 6 3 मिला 63, 7 नवा 63, यानी 7 से विभाजित हो जाएगा। तो लिखेंगे 7 चौको 28, 34 में से 28 जाएगा 6, 6 और 3 मिला 63, यानी 7 नवा 63। अब हो जाएगा यह 7 सते 49, फिर हो जाएगा 7 एक कम 7, यानी इसके अभाज्य गुणनखंड मिले 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, यानी 3 बार 2 है, 1 बार 3 है, 3 बार 7 है, 3 बार 2 है, 1 बार 3 है, 3 बार 7 आया हुआ है, इसको गुणनखंड के रूप में लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसका गुणनफल रूप होगा, 2 की घातों को, 2 समान संख्या है तो 2 की घातों को जोड़ लेते हैं, ठीक है, गुणा में घात जुटता है, तो 1 घात और 1 घात मिला के 2 पर 3 घात, गुणे 3 पर 1 घात है, छिपा रहेगा, गुणे 7 पर 3 घात हो जाएगा, 3 7 आए हुए हैं, यानी पावर भी 1 1 1 मतलब मिला के 3 होगा, यह आंसर हो जाएगा, ठीक। इस प्रकार अगला उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 5 दिया हुआ है, संख्या 4 पर n घात पर विचार कीजिए, जहां n एक प्राकृत संख्या है, जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 पर n अंक 0 पर समाप्त होता है। कि कह रहा है कि जांच करना है कि क्या n का कोई ऐसा मान है कि 4 पर n घात जो है संख्या 0 पर समाप्त होगा कि नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, जो संख्या दी रहती है उसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं, ठीक। अभाज्य गुणनखंड जो है इसका, यदि 2 गुणे 5 पर n घात के रूप में होगा तो वह संख्या 0 पर समाप्त होगी, अन्यथा नहीं। तो सबसे पहले 4 पर n घात का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, लिखेंगे 4 पर n का अभाज्य गुणनखंड बराबर अभाज्य गुणनखंड, इसका गुणनखंड करना है, 4 का गुणनखंड 2 गुणे 2 होगा, तो 2 गुणे 2 पर n घात, इसको 2 बार आया हुआ है, अर्थात 2 पर 2 घात पर n घात, ठीक। घात से घात में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा बराबर 2 पर 2 से n में गुणा करेंगे तो 2 पर 2n घात हो जाएगा, 2 पर 2n घात, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे, चूंकि किसी प्राकृतिक संख्या को, किसी प्राकृत संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए, 0 पर समाप्त होने के लिए उसके
अभाज्य गुणनखंड में दो गुणे 5 पर n घात होना आवश्यक है। ध्यान दें, किसी प्राकृत संख्या को शून्य पर समाप्त होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणे 5 पर n घात होना आवश्यक है। जबकि यहाँ पर 2 गुणे 5 है, 2 गुणे 5 यहाँ पर भी होना चाहिए, जबकि नहीं है। ठीक, तो लिखेंगे 4 पर n के अभाज्य गुणनखंड में ऐसा नहीं है, इसलिए यह संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी। हमने जांच करके बता दिया कि यह संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी। उदाहरण नंबर 6 कह रहा है, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है 6 और 20 का, वो भी गुणनखंड विधि से। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले पहली संख्या लिखते हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 6 का होगा 6 बराबर 2 गुणे 3 होगा इसका अभाज्य गुणनखंड। ठीक, 20 का निकालते हैं, तो 20 का अभाज्य गुणनखंड होगा, यहाँ रफ क्रिया में कर सकते हैं। ठीक, 20 का अभाज्य गुणनखंड 2 से कैंसिल होगा, मतलब डिवाइड होगा। 2 दहा में 20, फिर 2 पचे 10, फिर 5 से 5 करने 5, इस तरह 2 गुणे 5 आया। तो यहाँ पर लिख लेंगे 2 गुणे 5। ठीक, एचसीएफ पहले निकालते हैं। एचसीएफ बराबर, एचसीएफ का निकालने के लिए जो है इन संख्याओं में जो कॉमन होगा, ठीक है, उसको लिखते हैं। कॉमन नहीं मिलेगा तो नहीं लिखेंगे। 2 और 2 इस दोनों संख्याओं में कॉमन मिल रहा है, अभाज्य गुणनखंड में जो है कॉमन मिल रहा है, तो 2 लिख लेंगे। अर्थात इसके बाद कोई भी संख्या जो कॉमन नहीं मिल रही है, 2 इसमें भी नहीं मिल रहा है, 3 इसमें भी नहीं मिल रहा है, तो नहीं लिखेंगे, यानी एचसीएफ आएगा 2। ठीक, इसके बाद जो है 20, इसके बाद जो है एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम बराबर लिखेंगे, जो कॉमन मिलेगा उसे लिखेंगे, 2 मिला है कॉमन, गुणे जो कॉमन नहीं मिलेगा उसे भी लिखेंगे, 3 इसमें मिलेगा, 2 गुणे 5। इस तरह से जो है यह एलसीएम होगा, यानी 2 तिया 6, 6 दूना 12, 5 60। ठीक, अर्थात एलसीएम जो है 60 है और एचसीएफ जो है 2 है। ठीक, इस प्रकार लगा लेंगे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। उदाहरण नंबर 7 दिया हुआ है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। पहले एचसीएफ ज्ञात कीजिए, फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। कहा है कि 96 और 404 का जो है अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ ज्ञात करना, फिर उसके बाद जो है एलसीएम ज्ञात करना। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से जो है दोनों का एचसीएफ ज्ञात कर रहे हैं। पहले 96 का अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे। 96 बराबर, 96 का अभाज्य गुणनखंड रफ क्रिया में बता रहे हैं आपको। 96 लिखेंगे, संख्या सम संख्या है तो 2 से डिवाइड होगा, तो 2 चौक को 8, 8 निकला तो 1 बचा, 16 हो जाएगा। 2 8 16, फिर 2 दूना 4, 2 चौक को 8, फिर 2 से 2 एक अन्य 2, 2 दूना 4। जब तक सम संख्या आती रहेगी तब तक 2 से, फिर 2 छके 12, फिर 2 तिया 6, फिर 3 एक अन्य 3। अर्थात अभाज्य गुणनखंड इसका मिल रहा है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी 2 की संख्या है 1 2 3 4 5, 5 बार 2 आया है, 1 बार 3, यानी लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 बार, 1 बार 3। फिर 404 का जो है अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। यहीं पे 404 भी सम संख्या है तो 2 से डिवाइड होगी, तो 2 दूना 4, शून्य बढ़ाएंगे, शून्य में भाग नहीं जाएगा, तो फिर 2 दूना 4, फिर 2 से 2 एक कम 2, फिर 2 सुनाई शून्य, फिर 2 एक कम 2। 101 किसी संख्या से कैंसिल नहीं होगा, तो मतलब अभाज्य संख्या है तो 101 से जो है कैंसिल करेंगे, 101 एक अन्य 101, यानी इसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2
गुणे 101 आएगा 404 का। तो लिखेंगे 404 बराबर 2 बार आया हुआ है और एक बार जो है 101 आया हुआ है। HCF इसका निकालेंगे यहाँ पर। HCF बराबर होगा, जो कॉमन मिलेगा, जो संख्याएं अभाज्य गुणनखंड में कॉमन मिलती हैं उसे लिखते हैं। 2 और 2 कॉमन मिला, लिख दिए। गुणे लगाकर फिर से अगला 2 और 2 मिला, लिख दिए। इसके बाद कोई भी 2 या 3 इसमें कॉमन नहीं मिला, न 101 इसमें मिल रहा है, अर्थात 2 दूना 4 इसका HCF होगा। ठीक, अब इसी के आधार पर जो है इसका LCM ज्ञात करना है। ठीक, तो एक सूत्र होता है LCM गुणे HCF इक्वल टू, मतलब बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक, दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक, तो LCM हमें ज्ञात करना है। ठीक है, पहले HCF हम ज्ञात कर चुके हैं। ठीक है, इसी के आधार पर LCM ज्ञात करना है, इसीलिए इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो LCM गुणे HCF निकल चुका है 4 बराबर दोनों संख्याएं कौन कौन सी हैं, 96 और 404 है। तो इनका क्या करेंगे, गुणनफल यानी गुणा कर देंगे। 96 गुणे 404, गुणे के रूप में 4 है, पक्षांतर करेंगे इधर बटे के रूप में होगा, यानी लिखेंगे LCM बराबर 96 गुणे 404 बटे, या 4 आएगा, पक्षांतर करेंगे तो बटे में 4 से डिवाइड कर दें इसको। ठीक, तो होगा 4 एक कम 4, शून्य में भाग नहीं जाएगा, 4 शून्य शून्य, मतलब शून्य बार में 4 एक अन्य 4, 101 आ गया। 101 का जो है गुणा 96 से करेंगे, बिल्कुल आसान है। 96 का पहाड़ा एक बार, 96 एक अन्य 96 को 6 हासिल 9, 96 शून्य शून्य हासिल 9 9, फिर 96 एक अन्य 96, यही जो है HCF आएगा, आंसर लिखेंगे। ठीक, इसके बाद अगला सवाल देखते हैं। उदाहरण नंबर 8 कह रहा है संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक, तो बारी बारी से सभी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले 6 का हो जाएगा, 6 बराबर 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 3 होता है। ठीक, उसके बाद 72 का जो है अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे, सॉरी यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाएंगे। ठीक, इसके बाद अभाज्य गुणनखंड 72 का यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए संख्या सम है, 2 से डिवाइड होगा, तो 2 3 6, फिर 1 बचा 12 हो जाएगा, 2 छके 12, फिर 2 एक अन्य 2, 1 बच रहा है 16 हो जाएगा, 2 अठी 16, फिर 2 9 18, 9 सम संख्या नहीं है, 3 से डिवाइड होगी, 3 त्रिकी 9, फिर 3 एक कम 3, यानी 3 बार 2 आया है, 2 बार 3 आया है, यही चीज़ लिखेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। इसके बाद 120 का निकालते हैं। 120 संख्या 100 में 2 से डिवाइड होगा, 2 छके 12, फिर 2 शून्य 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 बार में, फिर 2 से 2 3 6, 2 शून्य शून्य, फिर 2 से 2 एक कम 2, 1 बचा 10 हो जाएगा, 2 पचे 10, फिर 15 जो है सम संख्या नहीं है, विषम है, इसीलिए इसको 3 से पहले काटते हैं। ठीक, 3 से 15 डिवाइड हो जाएगा, यानी 3 पचे 15, फिर 5 से 5 एक कम 5, यानी 3 बार 2 आया हुआ है, 1 बार 3 1 बार 5, तो 120 का यहाँ लिखेंगे। 3 बार 2 आया हुआ है, 1 बार 3 आया हुआ है, और 1 बार 5 आया हुआ है। HCF सबसे पहले ज्ञात करते हैं। HCF मतलब कॉमन हो संख्या, कॉमन गुणनखंड में कॉमन संख्या तीनों में मिलना चाहिए, 3 संख्या है, तो 2 2 2 मिला। फिर अगला में 3 है, 3 इसमें भी 3 इसमें भी 3,
यानी 2 गुणे 3 बराबर 6। इसी प्रकार से जो है इसका एलसीएम भी ज्ञात कर लेंगे। सबसे पहले कॉमन संख्या लिखेंगे 2 2 2, कॉमन हो गया 2। इसके बाद कॉमन संख्या में मिल रहा है 2 और 2 इन दोनों में, ठीक। इसमें तीनों की होने की आवश्यकता नहीं है। फिर इन दोनों में 2 कॉमन मिला, इसको लिखेंगे। फिर उसके बाद जो है यह 3 3 3 तीनों में कॉमन मिला है, लिखेंगे। फिर उसके बाद बचा हुआ है 3 और 5 बचा हुआ, लास्ट में लिख देंगे 3 गुणे 5। फिर गुणा करते हैं पूरे का, तो 2 दूना 4, दूना 8, त्रिक 24, 24 तियाँ 72, 72 में 5 से गुणा करना है तो 72 का आधा कर दीजिए 36, एक जीरो बढ़ा दीजिए, गुणा हो गया यानी 360। प्रश्नावली 1.2। पहला सवाल है निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक। ये जो दी हुई संख्याएं हैं, निम्नलिखित संख्याएं हैं, इनका सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करना है। उसके बाद इन अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में इसे व्यक्त करना है। तो सबसे पहले पहला सवाल को सॉल्व करते हैं। 140 है, 140 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 140 सम संख्या है। सम संख्याएं 2 से सबसे पहले विभाजित होती हैं, तो 2 से विभाजित करेंगे। 2 का पहाड़ा 14 से ज़्यादा न हो तो 2 सते 14, 7 बार में 14 विभाजित हो जा रहा है। फिर 2 सुनाई 0, फिर 2 से डिवाइड करेंगे। फिर 2 तिहाई 6, एक बचा, 2 तिहाई 6, यहाँ पर 7 है तो 6 निकल जाएगा तो एक यहाँ बचा रहेगा, एक जीरो मिला के 10, तो 2 बचे 10। 2 से इसलिए विभाजित किए हैं 70 को क्योंकि वह एक सम संख्या है, ठीक। इकाई का अंक 5 है तो हम 5 से विभाजित करेंगे, तो 5 सते 35। 7 खुद एक अभाज्य संख्या है तो यह 7 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो 7 एक कम 7। इस प्रकार अभाज्य गुणनखंड मिला 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, 140 का लिखेंगे। इसलिए अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, ठीक। अब इसे इन अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल, अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल बराबर, ध्यान दें अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल जो है यह जो भी संख्याएं गुणनखंड में हैं, ठीक, उनकी घात लगाकर लिख दिया जाता है, ठीक है। यदि कोई घात है तो घात लगा के लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। दो जो है 2 बार आया है, एक घात यहाँ पर एक घात यहाँ पर है तो एक एक गुणा में घात घात जुटता है तो 2 पर 2 घात हो जाएगा, गुणे 5 पर एक घात है तो छिपा रहेगा 5 पर, ठीक है। उसके बाद जो है केवल 5 लिखेंगे। 7 पर एक घात है तो केवल 7 ही लिखेंगे, यानी अभाज्य गुणनखंडों का जो है गुणनफल इतना हुआ आंसर। इसी प्रकार अगला सवाल देखते हैं। सवाल है 156 का हमें अभाज्य गुणनखंड करके उसको गुणनफल के रूप में चेंज करना है, ठीक है। तो 156 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 156 भी एक सम संख्या है, यानी 2 से सबसे पहले विभाजित होगा, तो 2 से विभाजित करते हैं। 2 का पहाड़ा 15 से ज़्यादा न हो तो 2 सते 14, 7 बार में 15 है 14 आया, एक बचा 15 में, एक और 6 मिला के 16 हो जाएगा, 2 अठे 16। फिर 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि यह एक सम संख्या है, तो 2 तियाँ 6, 7 में 6 निकल गया तो एक बचा यानी 18 हो जाएगा, 2 नवा 18।
अब यह सम संख्या नहीं है, तो देखते हैं कि 3 से विभाजित होगा कि नहीं। 3 से विभाजिता का नियम यह होता है, इन संख्याओं के अंकों को जोड़ेंगे तो 3 से विभाजित हो जाएगा, यानी 3 और 9 मिला के 12 हुआ। 12 3 से विभाजित हो जाएगा, क्योंकि 12 3 के पहाड़े में आता भी है, तो 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 एक कम 3, 3 त्रिकी 9। फिर उसके बाद 13 एक अभाज्य संख्या है, तो 13 से विभाजित होगा, तो 13 एकन्ने 13 हो जाएगा। इस प्रकार 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड बराबर आया हुआ है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। अब इसको अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में चेंज कर देते हैं। अभाज्य गुणनखंड की गुणनफल बराबर दो टाइम आया हुआ है, यानी एक घात यहाँ एक घात यहाँ, गुणा में घात जुड़ जाएगा, यानी 2 पर 1 1 2 घात हो जाएगा, गुणे 3 गुणे 13। यह अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में बदल चुका है, यानी आंसर हो जाएगा। ठीक, तीसरा सवाल दिया हुआ है 3825 का अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड इसका करेंगे। सबसे पहले ध्यान दें, ये सम संख्या नहीं है, 2 से विभाजित नहीं होगा। 3 से जांच कर लेते हैं विभाजित होगा कि नहीं। तो अंकों का योग यदि 3 के पहाड़े में आएगा, ठीक, तो 3 से विभाजित होगा, अन्यथा नहीं। ठीक, तो 3 8 11, 11 2 13, 5 18, 18 3 के पहाड़े में आता है, अर्थात 3 से संख्या डिवाइड हो जाएगी। 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 8 में से 6 जाएगा 2, यानी 22 बचा। ठीक, फिर उसके बाद लिखते हैं 22, तो 3 सते 21, 21 निकलेगा तो 1 बचेगा, 15 हो जाएगा, यानी 3 बचे 15। फिर देखते हैं 3 से विभाजित होगा कि नहीं। 2 1 3, 7 10, 5 15, 3 के पहाड़े में आएगा, अर्थात 3 से डिवाइड करेंगे, 3 चौको 12, फिर 3 दूना 6, ठीक, 7 में से 6 निकला, 1 बचेगा, 15 हो जाएगा, 3 पचे 15, 4 2 6 5 11, 3 के पहाड़े में नहीं आ रहा, इकाई का अंक 5 देख रहे हैं, तो 5 से विभाजित करेंगे, 5 बटे 40, 8 बार में 40, यानी 40 निकलेगा, तो 2 बचेगा 25, यानी 5 पचे 25। फिर इकाई का अंक 5 आ गया, फिर से 5 से विभाजित करेंगे। ठीक, तो 5 कम 5, 3 बचे 35, यानी 5 सते 35। ठीक, 17 अभाज्य संख्या है, 17 17 से डिवाइड होगा, तो 17 एकम 17। ठीक, इसका अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं 3825 बराबर हो जाएगा 3 गुणे 3, 2 बार आया हुआ है, गुणे 5 भी जो है 5 भी 2 बार आया हुआ है, फिर गुणे 17। यह इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। ठीक, अब इसको गुणनफल के रूप में चेंज कर देंगे। 3 2 बार आया हुआ है, अर्थात 3 पर 1 1 2 घात हो जाएगा, 5 पर भी 2 घात हो जाएगा, फिर गुणे 7। ठीक, यह अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में चेंज हो गया, लिखेंगे आंसर। ठीक, अगला सवाल देखते 5005 का अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, इकाई का अंक 5 देख रहे हैं, तो 5 से विभाजित होगा, यह 3 से विभाजित नहीं होगा, न 2 से। ठीक, 5 से विभाजित करेंगे, 5 एक कम 5, 5 सुनाई 0, 5 सुनाई 0, 5 एक कम 5। ठीक, यह संख्या 11 से कटेगा। कारण बता दे रहे हैं, सम अंकों का योग विषम अंकों का योग के अंतर जो है 0, 1 और 0, तीसरे अंक को जोड़ेंगे, फिर 1 और 0, 1 ही होगा, 1 में से 1 जाएगा, यानी 11, तो 11 से विभाजित होगा। यह 11 9 99। ठीक है, 9 बार में 99, 1 बचा, यानी 11 कम 11। फिर से यह 7 से डिवाइड करेंगे। ठीक, तो 7 एक कम 7, 2 बचेगा, 21 हो जाएगा, तो 7 त्रिकी 21। फिर उसके बाद है 13, अभाज्य संख्या 13 से डिवाइड होगा, 13 एक कम 13। ठीक है, तो लिखेंगे 5005 बराबर, यानी इसका अभाज्य गुणनखंड है 5 गुणे क्रम से 7 गुणे 11 गुणे 13, इसका अभाज्य गुणनखंड है। किसी का घात जो है 1 से अधिक नहीं है, अर्थात गुणनफल के रूप में यह स्वयं है। ठीक है, अर्थात आंसर यहीं लिख देंगे। ठीक, नेक्स्ट सवाल देखते हैं
दिया हुआ है 7429, ठीक, यानी 7429, ठीक। इसको डिवाइड करेंगे 17 से, संख्या 17 से डिवाइड होगी। 17 का पहाड़ा 74 से ज़्यादा ना हो तो 17 चौको 68, 4 बार में 68 आएगा, 6 बचेगा 62, फिर 17 तियाँ 51 आए होगा, ठीक। 62 में से 51 घटाएंगे 11 और 9 मिला के 119, ठीक, यानी 17 सत्ते 119 हो जाएगा। फिर डिवाइड करेंगे 19 से, 19 दूना 38, 43 में से 38 जाएगा, 5 बचेगा, 5 यानी 7, 57 हो जाएगा, ठीक। 19 तियाँ 57, 23 अभाज्य संख्या है, स्वयं से कटेगी, यानी इस प्रकार 23 करने 23, इस प्रकार इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया 7429 का 17 गुणे 19 गुणे 23, ठीक। यह गुणनफल के रूप में अभाज्य गुणनखंडों गुणनफल के रूप में चेंज है, ठीक है। मतलब इसका कोई भी अभाज्य गुणनखंड की संख्या जो है एक से अधिक नहीं, जैसे 17 है तो एक ही बार आया हुआ, ठीक है, तो आंसर लिख देंगे, ठीक। अगला सवाल 2 देख रहे हैं। नंबर 2, दिया हुआ है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ये जो पूर्णांक हैं इनका एक जोड़ा दिया हुआ है, युग्म दिया हुआ है, इनका एचसीएफ और एलसीएम दोनों ज्ञात करना है तथा जांच करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी इन दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ के, ठीक है। सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए। तो पहली संख्या है 26, 26 का अभाज्य गुणनखंड 13 दूना 26, यानी 2 गुणे 13 होगा। संख्या साधारण था, आसानी के साथ गुणनखंड हो चुका है। 91 का 13 सते 91, यानी 7 गुणे 13 होगा, ठीक है। यानी एचसीएफ दोनों संख्याओं के गुणनखंडों में कॉमन 13 है, तो एचसीएफ हो जाएगा 13, ठीक है। इसके बाद एलसीएम होगा, देखा कॉमन मिला है 13, 13 लिख लेंगे सबसे पहले। जो कॉमन नहीं मिलेगा उन संख्याओं को भी, ठीक, यानी 2 और 7 को भी गुणे के रूप में, तो 2 गुणे 7 बराबर पूरे में हम गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 2 7 दूना 14 होगा, 14 में 13 से गुणा करना है, यानी 14 तियाँ 42 को 2, फिर 14 एकम 14 और 4 18, यानी 182, ठीक। अब जांच करना है, अब ये एचसीएफ ज्ञात हो चुका है, एलसीएम भी ज्ञात हो चुका है। अब जांच करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुणे एचसीएफ के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे जांच। अब यह सूत्र लिख देंगे, दोनों संख्याओं का बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ, ठीक। देखें दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी दोनों संख्याएं हैं 26 और 91, गुणनफल मतलब इनका गुणा, ठीक, यानी 26 गुणे 91 का गुणा कर देंगे, गुणनफल निकल जाएगा, बराबर एलसीएम आया हुआ है 182 गुणे एचसीएफ आया हुआ है 13। 26 का 91 में गुणा करेंगे, ठीक, तो 2366 आएगा, 2366, ठीक। 13 से जो है 182 में गुणा करते हैं, 13 दूना 26 को 6, ठीक है, 13 और 104 6 को 6, ठीक है। उसके बाद 10 हासिल हुआ, 13 करने 13 10 23, यानी ये संख्याएं, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुणे एचसीएफ के बराबर है, यानी यह जांच में सत्य पाया गया है, ठीक है। यानी ये जांच करना था तो प्रूव्ड लिख देंगे, यानी सिद्ध हुआ, यानी जांच हुआ, ठीक है। 510 और 92, इसका भी बारी बारी से अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे। 510 और 92 का सबसे पहले 510 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं रफ क्रिया में, इससे एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात होगा, ठीक है। तो सम संख्या है 2 से डिवाइड होगा, 2 दूना 4, ठीक। उसके बाद 1 बचा 11, 2 पचे 10, फिर 1 बचा 10 हो गया, तो फिर 2 पचे 10, फिर 5 इकाई का अंक 5 आ गया, 5 से काटेंगे, ठीक। 5 पचे 25, फिर 5 एकम 5, 3 से डिवाइड हो जाएगा यह, 3 एकन्ने 3, 2 बचा 21, 3 सत्ते 21, यानी 17 हो गया, 17 एकन्ने 17, ठीक। इसको क्रम से लिखेंगे,
लिखेंगे 510 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। फिर 92 का भी अभाज्य गुणनखंड करते हैं। संख्या 100 में 2 से डिवाइड होगा तो 2 चौको 8, 2 छक्के 12, फिर से 2 दूना 4, 2 तिया 6, 23 अभाज्य संख्या है, 23 से कटेगी, 23 से कम 23, यानी ये 92 बराबर लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 23। ठीक, इसके बाद अभाज्य गुणनखंड विधि से जो है इसका मौसन निकालते हैं। मौसन मतलब HCF, तो लिखेंगे HCF इक्वल टू, दोनों में कॉमन मिल रहा है 2/2। ठीक, इसके बाद कोई भी संख्या कॉमन नहीं मिल रही है, यानी इसका मौसा हो गया 2। आंसर लिखेंगे, मौसा ज्ञात हो चुका। अब LCF ज्ञात करेंगे। कॉमन संख्या 2 लिखने के बाद जो है और कोई कॉमन नहीं मिल रहा है, यानी 3 गुणे 5 गुणे 17 इसका लिख देंगे। 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 2 बचा हुआ है नीचे वाले में और 23। ठीक, कॉमन लिखने के बाद जो संख्याएं कॉमन नहीं मिलती हैं उनको भी लिख लेते हैं, तो यह LCM इससे ज्ञात होता है। ठीक है, अब पूरे का गुणा कर देंगे, यानी गुणा करने पर 23,460 आएगा, यह LCM हो जाएगा इसका। ठीक, अब इसके बाद जांच करते हैं। ठीक, जांच में दिया था कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। ठीक, दोनों संख्याएं कौन कौन सी हैं? 510 गुणे 92। ठीक, 510 गुणे 92 लिखेंगे बराबर HCF आया हुआ है 2 गुणे LCM आया हुआ है 23,460। 23,460। ठीक, इन दोनों का गुणा करेंगे तो आएगा 46,920। 46,920। फिर इसका गुणा कर देते हैं, 2 सुनाई 0, 2 छक्के 12 को 2, 2 चौको 8, 1 9, 2 तिया 6, 2 दूना 4, दोनों संख्याएं बराबर आ गई, यानी जांच में यह सत्य पाया गया। ठीक है, लिखेंगे प्रूव्ड, यानी सिद्ध किया गया, यानी जांच किया गया। ठीक, अगला सवाल दिया हुआ 336 और 54। इसका भी अभाज्य गुणनखंड विधि से पहले HCF और LCM निकालेंगे। ठीक, उसके बाद जो है जांच कर देंगे। ठीक, अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले करते हैं 336 का। तो 336 सम संख्या है, 2 से डिवाइड होगा, देखें तो 2 एक कम 2, 1 बचा 13, 2 छक्के 12, 1 बचा जो है 16, तो 2 अठे 16। फिर सम संख्या है तो 2 अठे 16, 2 चौको 8। ठीक है, फिर देखते हैं 2 चौको 8, फिर 2 दूना 4, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 दूना 4, 2 एक कम 2, 21 आ गया, यानी सम संख्या नहीं है। अब 3 से देखते हैं, 3 सती 21, फिर 7 एक कम 7। ठीक, 336 का गुणनखंड हमने कर दिया, फिर इसके बाद 54 का गुणनखंड कर देंगे। सम संख्या है 2 से डिवाइड होगा, 2 दूना 4, 4 इसमें निकल गया, 1 बच रहा है, 14 हो जाएगा, 2 सते 14। फिर सम संख्या नहीं है, 3 से डिवाइड होगा, 3 9 27, फिर 3 तिरिकी 9, फिर 3 एकम 3। दोनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड हम कर चुके हैं। 336 बराबर लिखेंगे, 336 बराबर इसका अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार 2 आया हुआ, उसके बाद 3 एक बार आया हुआ है, 7 एक बार, 3 गुणे 7। फिर 54 का लिखेंगे, 2 एक बार आया हुआ है, 3 जो है 3 बार आया हुआ है, बराबर 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक, HCF अब ज्ञात करेंगे। HCF निकालने के लिए इसमें से कॉमन जो गुणनखंड है, कॉमन संख्या है, लिखते हैं। ठीक है, 2 और 2 दोनों में कॉमन मिल रहा है तो 2 हो जाएगा इसका मौसों का एक गुणनखंड। ठीक, अगली संख्या मिलाते हैं, 2 इसमें नहीं मिल रहा है, 2 कोई भी 2 इसमें नहीं मिल रहा क्योंकि एक ही 2 आया हुआ। ठीक, अगला संख्या 3 देखते हैं, 3 इसमें भी है, यानी मिला, कॉमन मिला तो लिख लेंगे। ठीक, उसके बाद 7 इसमें नहीं है, न कोई 3 इसमें है। ठीक, यानी मौसो इसका हुआ है, यानी HCF इसका हुआ 2 तिया 6। उसके बाद LCM ज्ञात करते हैं। LCM ध्यान देंगे, जो कॉमन संख्याएं मिली उसको लिख लेंगे, तो 2 भी मिला है कॉमन और 3 भी मिला है। ठीक है, मौसो ज्ञात किया है तो एक 2 मिला है, एक 3 मिला है, फिर इसके बाद यहाँ गुणे का सिंबल लगा लेंगे। ठीक, अब बाकी जितनी संख्याएं बची हुई हैं उनको लिख लेंगे,
3 2 बचा हुआ है तो लिख लेते हैं गुणे के रूप में। 1 7 बचा हुआ है, लिख लेते हैं गुणे के रूप में। इसमें 2 और 3 निकल गया, 2 3 बचा हुआ है, ठीक है। इसको भी लिख लेते हैं गुणे के रूप में। पूरे का हम गुणा कर देंगे, यानी गुणा करने पर आएगा 3024, ठीक। लिखेंगे यहाँ पर 3024, यानी इसका एलसीएम हो गया 3024। अब जांच करते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। दोनों संख्याएं 336 और 54 है, तो 336 गुणे 54, यानी गुणा करने पर गुणनफल निकल आएगा, ठीक। एलसीएम है 3024 गुणे एचसीएफ है 6। 336 का 54 में गुणा करेंगे तो आएगा 18,144। 3024 को जो है 6 से गुणा करते हैं तो 6 चौको 24 को 4, 6 दूना 12, 2 80, 14 को 4, 80 1, 6 0 0 1 1, 6 तरीके 18, यानी दोनों संख्याएं बराबर आ गया 18,144, ठीक। तो इसका मतलब इन दोनों संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुणे एचसीएफ के बराबर है, ठीक। यही जांच करना था, लिख देंगे प्रूव्ड, जांच हुआ। नंबर 3, दिया हुआ अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा दिए हुए पूर्णांक हैं जैसे 12, 15 और 21 का जो है एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे, ठीक। संख्याएं दी हुई हैं। पहला सवाल है 12, 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4 तिया 12, 2 दूना 4 तिहाई 12, ठीक है। संख्या साधारण था, आसानी के साथ गुणनखंड हो गया 15 का। फिर 3 5 15, यानी 3 गुणे 5, 21 का हो जाएगा 3 गुणे 7, यानी 3 सते 21, ठीक। तीनों का गुणनखंड हो गया। अब इसके बाद जो है एचसीएफ इसका ज्ञात करते हैं। एचसीएफ 3 संख्याएं हैं, तीनों में कॉमन मिलना चाहिए, ठीक। 3 3 और 3, यानी तीनों में कॉमन मिल रहा है तो एचसीएफ होगा 3, और कोई संख्या मैच नहीं कर रही है, ठीक है। अब एलसीएम ज्ञात करेंगे। एलसीएम बराबर 3 कॉमन मिला हुआ है, 1 3 लिखेंगे, ठीक है। अब बाकी बचा है 2 गुणे 2, फिर 5 बचा, फिर 7, तो यहाँ पर गुणे के रूप में 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, यानी जो कॉमन नहीं मिलेगा, जो मैच नहीं करेगा, ठीक, वो एलसीएम होगा। उसके साथ साथ जो कॉमन मिलेगा केवल एक बार लिखते हैं, ठीक है, जैसे ये मौसा के रूप में, ठीक। तो ये एलसीएम हो जाएगा। गुणा कर देते हैं। 3 दूना 6, दूना 12, 25 60, 60 का गुणा 7 में, यानी 6 सते 42, यानी आ जाएगा 420, ठीक। मौसा हुआ 3 और एलसीएम हुआ 420, यही ज्ञात करना था, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया हुआ 17, 23 और 29, ठीक है। यह तीनों संख्याएं अभाज्य हैं, ठीक। अर्थात इसका जो है अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 17 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 17 गुणे 1, ठीक है। एक सभी का गुणनखंड होता है, ठीक। तो लिख सकते हैं 17 गुणे 1, यानी 17 में 1 से गुणा करें तो 17 ही आएगा। उसी प्रकार से 23 भी अभाज्य संख्या है, तो इसका भी अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 23 गुणे 1। 29 भी अभाज्य संख्या है, तो इसका भी अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 29, यहाँ पर बराबर रहेगा गुणे 1, ठीक। तो एचसीएफ हो जाएगा इसका 900, एक कॉमन मिल रहा है तो एक एचसीएफ हो जाएगा। एलसीएम इसका होगा, जो कॉमन मिलेगा एक बार, और जो कॉमन नहीं मिलता है सभी गुणा के रूप में लिख देते हैं, यानी 17 नहीं मिला है 17 लिखेंगे, फिर 23 लिखेंगे गुणे के रूप में, 29 लिखेंगे, फिर इन सभी का हम गुणा कर देंगे, ठीक है। गुणा करने पर आएगा 11,339, ठीक। अगला सवाल देख, दिया हुआ है 8, 9 और 25 का जो है अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। सबसे पहले 8 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो पाएंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, मतलब 2 दूना 4 दूना 8। फिर 9 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो पाएंगे 3 गुणे 3, ठीक, यानी 3 तरीके 9। 25 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो पाएंगे 5 गुणे 5, यानी 5 5
25। अब HCF इसका निकालते हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है, इसमें कोई भी कॉमन नहीं मिल रहा, ठीक है। तो यानी इसके सभी के अभाज्य गुणनखंड में जो है एक शामिल कर देंगे गुणे एक लिख कर, इस ठीक। इसका गुणनफल तब भी वही आएगा जो पहले आ रहा था, ठीक। यानी सब में जो है अब कॉमन मिलने लगा है एक। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका मौसा होगा, यानी HCF एक, LCM होगा, एक कॉमन मैच कर रहा है। फिर और कौन मैच कर रहा है वह देखना है, ठीक है। अब कोई भी नहीं मैच कर रहा है, यानी 5 गुणे 5, ठीक, लिख लेंगे। फिर गुणे के रूप में 3 गुणे 3 को भी लिख लेते हैं। फिर गुणे के रूप में 2 गुणे 2 गुणे 2 को लिख लेते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 2 को लिख लेते हैं। फिर गुणा करते हैं, ठीक। 2 दूना 4, दूना 8, 8 तिरिकी 24, 24 तिया 72, 72 पचे यानी 72 का आधा होगा 36, यानी 360 हो गया। 360 का 5 में गुणा करना, यानी 360, यानी 36 का आधा 18 हुआ, 1800 हो जाएगा, ठीक है। 1800 करने 1800, यानी इसका LCM होगा 1800, ठीक, आंसर, ठीक। अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है, HCF 306 और 657 बराबर 9, यानी 306 और 657 का HCF 9 है, ठीक। इन संख्याओं का HCF 9 है। इस आधार पर LCM भी ज्ञात करना है इन्हीं संख्याओं का, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे, चूँकि HCF 306 और 657 बराबर 9, ठीक। पिछले सवालों में आप एक सूत्र पढ़े थे, वह सूत्र है दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणे HCF। दोनों संख्याएं हैं 306 और 657, यानी इनका गुणनफल, यानी इन्हें गुणा के रूप में लिख दें तो गुणनफल इसका प्राप्त हो जाएगा, ठीक। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM ज्ञात करना है, दिया नहीं है तो लिखेंगे LCM गुणे HCF दिया है 9, तो लिख देंगे 9, ठीक। अब LCM ज्ञात करना है हमें, तो 9 का पक्षांतर इधर करेंगे, गुणे के रूप में है तो यह इधर आएगा तो बटे में होगा। तो यानी पहली वाली संख्याएं पहले लिख देते हैं, 657 बटे 306 गुणे 657 बटे 9, ठीक, बराबर LCM। अब इसको सॉल्व करने पर LCM प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। 9 से डिवाइड करते हैं, देखते हैं होता है कि नहीं। 9 एक कम 9, 9 तिरिकी 27, 3 बार में 27 खत्म हो गया, 3 बचा 36, ठीक। 9 चौको 36, 4 बार में, ठीक है। एंड डिवाइड हो चुका है, तो इस प्रकार लिख सकते हैं LCM बराबर होगा 34 गुणे 657, 34 गुणे 657। आप 34 में 657 से गुणा करेंगे तो पाएंगे 22,338, 22,338, यही आंसर होगा, ठीक है। यानी LCM आएगा 22,338। प्रश्न 5 दिया हुआ, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। जांच करना है कि संख्या 6 पर n घात जो है 0 पर समाप्त हो सकती है कि नहीं, ठीक है। हम बता देते हैं नियम, किसी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणे 5 पर n घात के रूप में होना आवश्यक होता है, ठीक है। तो यानी उसके अभाज्य गुणनखंड में, तो जो दी हुई संख्या है इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यानी दी हुई संख्या 6 पर n है तो 6 पर n घात का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 6 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुणे 3 पर पावर n, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 6 पर n घात का अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणे 3 पर n घात, ठीक है। जबकि नियम होता है किसी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए उसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 पर n के रूप में होना आवश्यक है, ठीक है। यानी इसका जो अभाज्य गुणनखंड यह है 2 गुणे 5 पर n के रूप में होना चाहिए, जबकि नहीं है। 2 मैच कर रहा है किंतु 5 मैच नहीं कर रहा, 5 की जगह पर 3 है, ठीक है। अर्थात यह 0 पर समाप्त नहीं होगी, ठीक है। लिखेंगे किंतु 6 पर n घात के अभाज्य गुणनखंड में ऐसा नहीं है। अभाज्य गुणनखंड हम निकाले हैं पर देख रहे हैं कि ऐसा नहीं है, ठीक। अभाज्य गुणनखंड में ऐसा
नहीं है। ठीक, कैसा नहीं है? 2 गुणे 5 पर n घात के रूप में यह संख्या नहीं है। ठीक, इसलिए यह संख्या यानी इसलिए 6 पर n घात अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी। हमने जांच करके पाया अंक 0 पर समाप्त नहीं होगी, नहीं होगी। ठीक, नंबर 6 को राय व्याख्या कीजिए। 7 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है? पहले बता दिया है कि यह संख्याएं भाज्य हैं। अब पूछ रहा है कि भाज्य संख्या यह क्यों है, यह बताना है। सबसे पहले जान लेते हैं कि भाज्य संख्या होती क्या है। ठीक है, भाज्य संख्या वह होती है जिसके गुणनखंड में, ठीक, एक अवर उस संख्या स्वयं को छोड़कर बाकी अन्य कई जो संख्याएं उनके उसके गुणनखंड में आती हैं। ठीक है, आगे देखते हैं सवाल में। इसको सबसे पहले गुणनखंड के रूप में बदलते हैं, अर्थात दी हुई संख्या में यह एक पद हो गया, दूसरा पद 13 है। ठीक, इन दोनों में कॉमन 13 मिल रहा है। ठीक, तो 13 हम कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा तो 7 गुणे 11 बचेगा। यहाँ पर 7 गुणे 11 धन फिर 13 एक कम 13, एक बार में यह 13 कैंसिल होगा। साल क्रम में हम पा रहे हैं 13 गुणे, ठीक, 11 सते 77 और एक यह जोड़ देंगे तो हो जाएगा 78। ठीक, परिभाषा में यह था कि भाज्य संख्या वह होती है जिसके जिसका गुणनखंड एक अवर उस संख्या को छोड़कर बाकी अन्य कई गुणनखंड अवर भी आते हैं। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं इस संख्या के गुणनखंड में 13 और 78 भी आया हुआ है, अर्थात यह एक भाज्य संख्या है। लिखेंगे अतः एक भाज्य संख्या है। अतः यह एक भाज्य संख्या है क्योंकि इसके गुणनखंड में एक को छोड़कर अन्य 2 गुणनखंड संख्याएं हैं। ध्यान दें, इसके गुणनखंड में एक को छोड़कर किसी भी संख्या के गुणनखंड में एक होता है। ठीक है, यहाँ पर छिपा हुआ है। ठीक है, एक को छोड़कर जो है 2 अन्य गुणनखंड आए हुए हैं। ठीक, इसीलिए यह एक भाज्य संख्या है। ठीक, अब देखते हैं अगला जो और के बाद दिया हुआ है। 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5, ये वाला है सवाल। ठीक है, पूछा है भाज्य क्यों है। ठीक है, इसमें भी 5 कॉमन मिल रहा है तो 5 को कॉमन हम ले लेंगे तो हो जाएगा 5 से यह 5 डिवाइड होगा, बाकी ये सब बच जाएंगे। 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 5 से प्लस लगा के 5 कैंसिल होगा तो 5 एक कम 5। ठीक, अब देखते हैं गुणा करते हैं इसमें तो हो जाएगा 5 कोष्ठक में 7 छके 42, 42 में 4 से गुणा करना है। ठीक, गुणा करने पर आएगा 168 में 3 दूना 6 करने 6 से गुणा कर दें तो 6 अठे 48 को 8, 6 छका 36 और 4 जो होगा 40, फिर 6 करने 6 4 10, 1008 आएगा। ठीक है, 1008 में प्लस 1 जोड़ा जाएगा तो हो जाएगा 5 गुणे 1008 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1009, अर्थात इस संख्या का गुणनखंड है 5 गुणे 1009। इसमें भी 2 संख्याएं गुणनखंड के रूप में हैं, लिखेंगे चूंकि गुणनखंड में 2 संख्याएं हैं, एक को छोड़कर मतलब एक को छोड़कर यह रफ क्रिया था। ठीक, एक को छोड़कर जो है गुणनखंड में 2 संख्याएं हैं, इसलिए यह भाज्य है। प्रश्न 7 कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी वृत्त के आकार का एक रास्ता है गोल सा।
इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। सोनिया को 18 मिनट, रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लिया जाए कि वे दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में भी चलते हैं, तो कितने समय बाद वे प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। इस तरह के प्रश्नों में जो है हम जो है इनके द्वारा लगा हुआ जो समय होता है, ठीक है, उसी का एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक, जो एलसीएम आता है, ठीक उतने समय बाद ये दोनों जो है फिर उसी स्थान पर मिलेंगे। ठीक, लिखेंगे सोनिया द्वारा लगा समय या कोष्टक में लिख देंगे एक चक्कर में, क्योंकि एक चक्कर में जो समय है एक ही चक्कर का दिया हुआ है, तो बराबर 18 मिनट। 18 मिनट इसके द्वारा लिखेंगे रवि द्वारा लगा समय, एक ही चक्कर में इसका भी है, 12 मिनट में जो एक चक्कर पूरा करता है। ठीक, तो लिखेंगे इसलिए वे दोनों 18, 12 की एलसीएम लेंगे। उनके मिलने का समय यानी वो किस समय के बाद मिलेंगे, बराबर 18 और 12 का एलसीएम, यानी 18 और 12 का एलसीएम जो होगा उतने मिनट के बाद वे दोनों मिलेंगे। यानी 18 और 12 का हम एलसीएम निकालते हैं, 18, 12, 2 से दोनों संख्या डिवाइड हो जाएंगी, 2 9 18, 2 6 12, इसमें एक सम संख्या यानी 6 2 से डिवाइड होगी, 9 उतर जाएगा, तो 2 3 6, दोनों संख्याएं 3 से डिवाइड होंगी। अब 3 3 9, 3 एकन्ने 3, फिर 3 से विभाजित होगी ये संख्या, 3 एकन्ने 3। यहाँ पर लिखेंगे एलसीएम बराबर 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 बराबर हो जाएगा 2 दूना 4, 3 12, 3 36, यानी 36 लौसो आ रहा है, यानी लिखेंगे 36 मिनट बाद वे मिलेंगे। ठीक है, वे मिलेंगे। ठीक, आंसर हो जाएगा ये 36 मिनट के बाद।